जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर टेंडर के तहत आगे बढ़ना चाहता है, जिसे MRFA मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर कहा जाता है। उसमें अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़े बदलाव के तहत आगे बढ़ने का इरादा बनाया जा रहा है ताकि इसे और आसान किया जा सके और जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नेवी की ताकत को बढ़ाने के साथ साथ इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस है उसे मजबूत करने के लिए हाल ही में ही कुछ थिंक टैंकों की तरफ से इंडिया को एक बहुत बड़ा सजेशन दिया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि इंडिया को अपने पेट्रोल और न्यूक्लियर ट्राइड के लिए कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का आवश्यकता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इन दोनों विषयों के बारे में ही बताऊंगा ताकि आप जान सके कि इंडिया फ्यूचर के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत जो प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया था उसे फिर से दोहराने को अवॉइड करने के लिए एक तरीके के स्क्रूटनी प्रोसेस के अंतर्गत आगे बढ़ने का तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहता है कि पहले के ही प्रोसेस को फिर से रिपीट किया जाए और इससे एक तरीके से सभी एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनियों की तरफ से अपने प्रपोजल के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने ऑफरों को रखा जाए, जिससे कि सभी एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को जांचना पड़े। और दोस्तों, ये एक तरीके के काफी लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के जो टेंडर है या फिर कहे तो एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का जो इरादा है वो और डिले हो सकता है। और स्क्रूटनी प्रोसेस के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 6 से 7 हजार पेज के डॉक्यूमेंट को भेजा गया है, जिससे कि ये और स्पेसिफाई हो जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट क्या है और संभावित स्पेसिफिकेशन के साथ एयरक्राफ्टों के टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के सामने जो ऑफर आया है उनमें से कुछ एयरक्राफ्टों को काट दिया जाए, जिससे कि टेंडर प्रोसेस जल्द से जल्द संपूर्ण हो सकेगा और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में नए एयरक्राफ्टों को शामिल करना और आसान होगा। तो पिछले के अगर 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने के टेंडर को देखा जाए, जिसे कि MMRCA टेंडर कहा जाता है, उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट भेजा गया था उसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने 6.5 टन से शुरू करके 29 टन तक के एयरक्राफ्टों का ऑफर था। और दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा टेंडर बन गया जिसमें करीबन 2 से 3 साल तो टेंडर के स्पेसिफिकेशन क्लियर ना होने के कारण डिले हुआ। और इस तरीके की गलती फिर से MRFA टेंडर में ना दोहराई जाए, इसे लेके अभी से ही तैयारी किया जा रहा है। इवन दोस्तों, आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि पहले के टेंडर के अंतर्गत भारत को जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया था लगभग वो सभी एयरक्राफ्ट इस टेंडर में भी शामिल है। हालांकि इस टेंडर में 2 नए एयरक्राफ्टों के भी जुड़ने का बात कहा जा रहा है जो पहले के टेंडर में नहीं था, और ये 2 एयरक्राफ्ट बोइंग के F-15EX और सुखोई के Su-35 एयरक्राफ्ट है। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से टेंडर के जो टेक्निकल राउंड है या फिर कहे तो टेक्निकल ट्रायल प्रोसेस है उसे भी कट डाउन करने का इरादा बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि पहले के टेंडर में जिन एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी ट्रायल किया जा चुका है उन एयरक्राफ्टों का ट्रायल नहीं होगा, या फिर कहे तो उन ट्रायल को काफी सीमित किया जाएगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों में जो नया इंप्रूवमेंट या नया अपग्रेडेशन हुआ है उसे ही खाली जांचा जाए, जिससे कि टेंडर के ट्रायल प्रोसेस को और शॉर्ट किया जा सकेगा। हालांकि जो 2 नए एयरक्राफ्ट है शायद इसके संपूर्ण ट्रायल को ही अंजाम दिया जाए। फिलहाल दोस्तों, अगर देखा जाए तो टेंडर के प्रोसेस के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर है, जिनमें से 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर तो अमेरिका की तरफ से ही रखा गया है। और ये एयरक्राफ्ट है बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3, बोइंग के F-15EX या फिर कहे तो ईगल 2 और लॉकहीड मार्टिन के F-21। जबकि रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया। और दोस्तों, ये 2 एयरक्राफ्ट है मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 और सुखोई कॉर्पोरेशन के सुखोई Su-35। यूरोप के टोटल 3 एयरक्राफ्ट है, जिनमें स्वीडन की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन E, डैसोल एविएशन के राफेल F-4 या F-5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट और यूरोपियन कंसोर्शियम के यूरोफाइटर टाइफून के ट्रेंच 4 एयरक्राफ्ट। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों में फिलहाल बताया जा रहा है कि शायद बोइंग कंपनी की तरफ से F-18 को विड्रॉल कर लिया जाए और एक ही एयरक्राफ्ट मतलब F-15EX के तहत ही आगे बढ़ा जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो पुराने जो एयरक्राफ्ट है उनमें से डैसोल एविएशन के पहले R3F वेरिएंटों का ऑफर किया गया था, लेकिन अब F-4 या F-5 वेरिएंटों का ऑफर किया जा रहा है। और यूरोफाइटर के पहले ट्रेंच 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडिया के सामने था, जबकि अब ट्रेंच 4 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो रहा है। दोस्तों, इन सभी एयरक्राफ्टों में से डैसोल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही एक तरीके से फ्रंट रनर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था और पिछले बार के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों ने ही जीत हासिल किया था। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि 36 राफेल एयरक्राफ्टों के अलावा अब ये भी बताया जा रहा है कि शायद नेवी के द्वारा भी करीबन 26 या 27 राफेल M एयरक्राफ्टों को नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए परचेस किया जाए। और दोस्तों, अगर ये नेवी की तरफ से भी खरीदा जाता है तो मेरा मानना यह है कि आने वाले टेंडर में भी डैसोल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही जीत मिलेगा, और अगर जीत नहीं भी मिलता है तब भी एटलीस्ट ये दूसरे पोजीशन में रहेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि क्यों इंडियन नेवी को कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का आवश्यकता है। न्यू दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के रिसर्च एसोसिएट अनुभव शंकर गोस्वामी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस को या फिर कहे तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए कम से कम 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का आवश्यकता
है जो इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हो और ओशन के अंदर अपने पेट्रोलिंग को अंजाम दे सके। हालांकि उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि परमानेंट ओपन ओशन पेट्रोलिंग के लिए भारत को कम से कम ग्लोबल फॉर्मेट में 4 सबमरीन मतलब न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों का आवश्यकता है, जिससे कि ग्लोबल फॉर्मेट के अंतर्गत ओपन ओशन पेट्रोलिंग के लिए एक सबमरीन जहां पे पेट्रोलिंग में रहेगा तो वहीं पे दूसरे सबमरीन उस दरमियान पेट्रोलिंग में जाने के लिए तैयारी करेगा। तीसरा सबमरीन पेट्रोलिंग से तब रिटर्न आ रहा होगा और चौथा सबमरीन उस दरमियान मेंटेनेंस में रहेगा, जिससे कि हर समय एक ना एक सबमरीन ग्लोबल ओशन पेट्रोलिंग में रह सकेगा। मतलब अपने हथियारों को लेकर समुद्र के अंदर इस तरीके से छुपा रह सकेगा कि दुश्मन को पता नहीं होगा कि भारत के सबमरीन परमाणु हथियारों के साथ कहां पे है, जिससे कि भारत के जो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो हमेशा बरकरार रहेगा। हालांकि उनका यह भी मानना है कि 4 सबमरीनों से अगर एक भी सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में कम होता है तो इंडियन नेवी के जो न्यूक्लियर डिटरेंस है या फिर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसे हर समय बरकरार रखा जाना संभव नहीं है। अब दोस्तों फिलहाल के कंडीशन को ही देख ले, जहां पे इंडिया के पास केवल मात्र एक ही न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मतलब INS अरिहंत है। हालांकि इससे इंडिया के न्यूक्लियर पावर डिटरेंस या फिर कहे तो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो है, लेकिन फिलहाल के रिपोर्ट के मुताबिक ये सबमरीन हार्बर में है, जहां पे शायद सबमरीनों के रिफ्यूलिंग और ओवरहॉलिंग किया जा रहा है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है जिसके लिए 18 से 24 महीने तक समय लग सकता है। अब ऐसे में इतने लंबे समय के लिए इंडिया के पास किसी भी तरीके का कोई भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि इस दरमियान अगर इंडिया के पास दूसरा सबमरीन मतलब INS अरिहंत भी अगर होता तब भी इंडिया के पास हर समय सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं होता, क्योंकि ये सबमरीन कुछ महीने के पेट्रोलिंग के बाद समुद्र से पोर्ट में वापस आता और उस दरमियान समुद्र के अंदर भारत के कोई भी ऐसे हथियार तैनात नहीं रहता जिसके बलबूते पे भारत के सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बरकरार हो। अब दोस्तों मिस्टर गोस्वामी की तरफ से जिन बातों का जिक्र किया गया उसके पीछे मेन कारण है भारत के 2 न्यूक्लियर पावर राइवल। बेसिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस है और ऐसे में पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों के ही ये परमाणु थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत को हर समय समुद्र के अंदर पेट्रोलिंग के लिए कम से कम 2 सबमरीनों का आवश्यकता है। फिलहाल अगर इंडियन नेवी के न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीनों के प्रोजेक्ट को देखा जाए तो INS अरिहंत के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में जहां पे भारत को पहला सफलता मिला है तो वहीं पे माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर INS अरिहंत को भी इंडियन नेवी के बेड़े में मतलब शामिल कर लिया जाएगा, जो कि इस श्रेणी के दूसरा सबमरीन है। ये दोनों ही सबमरीन लगभग सेम कैटेगरी का है और ये सेम लंबाई और सेम वजन मतलब 6000 टन का है। इसके बाद वाले सबमरीन मतलब S4 और स्पोर्ट स्टार को लेकर बताया जा रहा है कि ये इससे अधिक ताकतवर मतलब करीबन 7000 टन का सबमरीन है और इसमें करीबन 2 गुना हथियारों को लगाया जा सकता है। इनमें से S4 सबमरीन को लेकर कहा जा रहा है कि इसे पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया है, जबकि चौथे मतलब S4 स्टार सबमरीन को लेकर कहा जा रहा है कि इसे भी लॉन्च करने के लिए तैयारी किया जा रहा है। वहीं पे इसके बाद वाले नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों के ऊपर भी भारत की तरफ से काम शुरू करने का बात कहा जा रहा है, जो कि 13000 टन के भारी भरकम सबमरीन होगा और इसे S5 क्लास के सबमरीन कहा जा रहा है। और दोस्तों ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होगा, जो संभावित 5 से 6000 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। ये काफी भारी भरकम और काफी बड़े आकार के सबमरीन है जो आने वाले समय में इंडिया की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। जबकि देखा जाए तो अरिहंत क्लास के 4 सबमरीनों के द्वारा एक तरीके से हर समय समुद्र के अंदर 2 सबमरीनों को पेट्रोलिंग के लिए रखा तो जा सकेगा, लेकिन चाइना जैसे थ्रेट को देखते हुए बड़े सबमरीन और काफी दूर से हथियारों को दाग सकने वाले सबमरीनों का आवश्यकता है, जो पानी के नीचे लंबे समय तक भी रह सके और भारी भरकम MIRV से लैस हथियारों को भी दाग सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।